तो चैप्टर नंबर 12 है हमारे पास साउंड, ठीक है। सबसे पहले हमारे पास साउंड क्या होता है? साउंड हमारे पास इट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी, एनर्जी की ही हमारे पास क्या होती है कि फॉर्म होती है, जिसको हम साउंड बोलते हैं, जो हमें हियरिंग की सेंसेशन क्या करवाती है, प्रोड्यूस करवाती है। यानी कि इट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी, फॉर्म ऑफ एनर्जी which produce sensation। सेंसेशन क्या होता है? एहसास करवाना। तो सेंसेशन ऑफ हियरिंग, हियरिंग होता है सुनना। कि हमारे पास एनर्जी की वो फॉर्म जो हमें सुनने का एहसास कराती है, उसको हम क्या बोलते हैं? साउंड बोलते हैं। तो हम आप बात कर रहे हैं तो मैं कुछ बोल रहा हूँ, आप सुन रहे हो, ये भी क्या है? साउंड है। तो हमारे पास साउंड है, वो कैसे, क्या कुछ होता है उसके अंदर, यानी कि वो प्रोड्यूस कैसे होती है, वो एक जगह से दूसरी जगह जाती कैसे है, तो इसके बारे में हम इस चैप्टर के अंदर पढ़ेंगे। इसके अंदर हमारे पास पहली चीज आती है कि हाउ साउंड इज प्रोड्यूस, यानी कि साउंड प्रोड्यूस कैसे होती है, प्रोडक्शन ऑफ साउंड, प्रोडक्शन ऑफ साउंड। तो हमारे पास जो साउंड है वो वाइब्रेटिंग पार्टिकल से प्रोड्यूस होती है। इट इज प्रोड्यूस्ड बाय वाइब्रेटिंग पार्टिकल्स, इट इज प्रोड्यूस्ड बाय वाइब्रेटिंग पार्टिकल्स। साउंड है उसके अंदर क्या होता है, पार्टिकल्स वाइब्रेट करते हैं, तब हमारा साउंड है वो क्या होता है, प्रोड्यूस होता है। जैसे मैं क्या करता हूँ, इसके ऊपर इस तरह से कुछ करता हूँ तो इसमें साउंड प्रोड्यूस हो रहा है। तो यहाँ पे वाइब्रेशन कहाँ हुआ कि जो हमारा बोर्ड है इसके अंदर बहुत सारे एटम है, तो एटम के ऊपर जब मैंने फोर्स लगाया तो वो क्या करने लगे, वाइब्रेट करने लगे, जिसकी वजह से क्या हो गया, साउंड प्रोड्यूस हो गया। अब मैं बोल रहा हूं तो मैंने क्या किया, अपने अंदर से एनर्जी लगाई और गले के कुछ पार्टिकल्स को वाइब्रेट करवा दिया। उन वाइब्रेशन की वजह से मैं क्या कर रहा हूँ, बोल पा रहा हूँ, यानी कि साउंड का प्रोडक्शन हो रहा है। तो आप क्या करोगे, किसी भी मेटल है, मेटल को आप क्या करोगे, बैक एंड फोर्थ, उसके ऊपर फोर्स लगाओगे तब वो वाइब्रेट करेगी, तब भी क्या होगी, प्रोडक्शन ऑफ साउंड होगी। यानी कि हमारे पास जो साउंड का प्रोडक्शन होगा वो हमेशा वाइब्रेटिंग पार्टिकल से ही होगा। तो ये हमारे पास होता है प्रोडक्शन ऑफ साउंड। तो हमारे पास जो साउंड होती है वो वेव की फॉर्म में चलती है। किसकी फॉर्म में चलती है, वेव की फॉर्म में। वेव क्या होती है, वेव वो एक तरह का ट्रांसफर होता है डिस्टरबेंस का। कि हमें पता है कि हमारे जो मीडियम होते हैं उसके अंदर क्या होते हैं, पार्टिकल्स होते हैं बहुत सारे। अब मीडियम कैसा भी हो सकता है, अगर मान लेते हैं बीच में एयर है तो आपको पता है इसके अंदर एयर के पार्टिकल होंगे, अगर हमारे पास पानी है तो उसके अंदर पानी के पार्टिकल होंगे। तो वो जो साउंड है वो क्या करेगा, वो साउंडिंग पार्टिकल के ऊपर क्या लगाएगा, फोर्स लगाएगा या एनर्जी लगाएगा। तो ये जो पार्टिकल है ये क्या करेंगे, वाइब्रेट करेंगे अपनी जगह पे। अब ये अपनी जगह पे वाइब्रेट कर रहे हैं, फिर ये अपनी एनर्जी दूसरे पार्टिकल को दे देंगे, वो दूसरे पार्टिकल वाइब्रेट करेंगे, ये फिर अपने आगे वाले पार्टिकल को एनर्जी दे देंगे, वो वाइब्रेट करेंगे। यानी कि जो वाइब्रेशन है वो एक पार्टिकल से दूसरे पे, फिर तीसरे पे, और जैसे ही हम आगे चलते जाएंगे पार्टिकल वाइब्रेट होते जाएंगे। यानी कि हम बात कर रहे हैं, तो अगर मैंने बोला तो मेरे जो फोटो के पास जो हमारे पास एयर है उसके पार्टिकल वाइब्रेट करने लगे, फिर वो पार्टिकल वाइब्रेट करवाएंगे नेक्स्ट पार्टिकल्स को। इस प्रकार से पार्टिकल वाइब्रेट करते 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 आपके कान के पार्टिकल के पास पहुंच जाएंगे, उनको वाइब्रेट करेंगे, और आपके ईयर का जो पार्टिकल, जो ईयर ड्रम है उसको वाइब्रेट कराएंगे, तो आपको क्या देगा, सुनाई देगा। यानी कि प्रोपेगेशन ऑफ साउंड कैसे होता है, द प्रोपेगेशन ऑफ साउंड इज the particles of the medium vibrate, the particles of the medium vibrates on their own position and transfer the disturbance, or we can say the transfer the energy which is sound from one point to another point is called propagation of sound। इसको बोलते हैं propagation of sound। जैसे कि मैंने इस स्पीकर से, यहां से हमने साउंड प्रोड्यूस की, तो यहां पे जो एयर थी उस एयर के ऊपर इसने क्या लगाया, प्रेशर लगाया। तो इस एयर के ऊपर जैसे ही प्रेशर लगा तो यहाँ पे एयर क्या हो गई, इकट्ठा हो गई, यानी कि वहां पे क्या हो गया, हमारा एयर का प्रेशर बढ़ गया। अब जैसे ही एयर का प्रेशर बढ़ेगा तो ये पार्टिकल क्या करेंगे, वाइब्रेट होना स्टार्ट हो जाएंगे। तो फिर ये पार्टिकल क्या करेंगे, नेक्स्ट पार्टिकल को अपनी एनर्जी देंगे, तो वो
फिर आगे वाले पार्टिकल वाइब्रेट करेंगे इस प्रकार से हमारे पास चलते चलते, तो यहाँ पे हमारा क्या था, ईयर था, वो स्पीकर के बाद हमारे यहाँ काम तक पहुंच जाएगी। तो ये था हमारे पास प्रोपेगेशन ऑफ साउंड। नेक्स्ट है हमारे पास साउंड नीड्स मीडियम, यानी कि साउंड को एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक जाने के लिए मीडियम की जरूरत पड़ती है। कैसे पड़ती है कि अगर बीच में पार्टिकल ही नहीं होंगे, पार्टिकल होंगे ही नहीं तो वाइब्रेट कौन करेगा, और वाइब्रेट नहीं करेगा तो साउंड एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक जाएगा कैसे, यानी कि हमारा जो साउंड है उसको ट्रेवल करने के लिए हमेशा मीडियम की जरूरत पड़ती है। वो मीडियम आपका क्या हो सकता है, वो मीडियम आपका एयर हो सकता है, वाटर हो सकता है, मेटल हो सकता है, और कुछ भी हमारा मटेरियल हो सकता है, यानी कि कुछ ना कुछ मीडियम होगा तभी साउंड ट्रेवल करेगा, वरना साउंड ट्रेवल नहीं करेगा। तो हमारे पास जो साउंड है इसकी स्पीड हर एक मीडियम में अलग अलग होती है। जो हमारा साउंड है इसकी स्पीड हर एक मीडियम में अलग अलग होती है। तो आप ये देखोगे कि हमारी जो एयर होती है, एयर के अंदर इसकी स्पीड लगभग होती है 346 मीटर पर सेकेंड। तो हमारी जो एयर है उसके अंदर एक सेकंड में इतना डिस्टेंस कवर करता है। मेटल के अंदर ये 5200 5300 इस प्रकार से कुछ होता है, यानी कि मेटल के अंदर साउंड है बहुत ज्यादा तेज चलता है। अगर आप मेटल के यहाँ पे कुछ भी बोलोगे तो वो बहुत जल्दी उस तरफ चला जाएगा। जैसे आप क्या कर रहे हैं, जब हम दूर कोई बंदा खड़ा है वो बोल रहा है तो हमें सुनाई देगा कुछ देर बाद, लेकिन जब कोई बंदा माइक में बोल रहा है तो स्पीकर में एकदम से आवाज आती है। तो हमारे पास वो साउंड है वो ट्रेवल किससे होके गया, मेटल से होके गया, वायर से होके गया। वायर क्या थी, मेटल, जिसके अंदर साउंड की स्पीड क्या होती है, बहुत ज्यादा होती है। यानी कि साउंड को मीडियम चाहिए और हर एक मीडियम में अलग अलग स्पीड होती है। हमारी जो एयर है उसके अंदर स्पीड है वो इतनी होती है, और मेटल के अंदर हमारे पास लगभग 5200 5300 5400 इतनी मीटर पर सेकंड क्या होती है, स्पीड होती है। ठीक है, नेक्स्ट ये कहता है कि जो हमारी साउंड वेव होती है वो लॉन्गिट्यूडिनल वेव होती है। अब हमारे पास लॉन्गिट्यूडिनल वेव कौन सी होती है ये नहीं पता, तो हमें सबसे पहले वेव हमारे पास क्या होती है, इट इज अ डिस्टरबेंस ट्रेवलिंग फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट। जब हमारा डिस्टरबेंस एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक जाता है किस फॉर्म में, वेव की फॉर्म में, उसको बोलते हैं वेव। तो हमारे पास जो वेव है वो दो तरह की होती है, एक होती है हमारे पास ट्रांसवर्स वेव और दूसरी होती है लॉन्गिट्यूडिनल वेव। लॉन्गिट्यूडिनल वेव, ट्रांसवर्स वेव वो होती है कि अगर हमारी वेव इस तरफ जा रही है तो जो पार्टिकल होंगे वो इस डायरेक्शन में वाइब्रेट करेंगे, यानी कि when wave traveling from one point to another point the particle of the medium vibrate perpendicular to the propagation of wave। यानी कि जिस डायरेक्शन में वेव जा रही है उसकी परपेंडिकुलर डायरेक्शन में पार्टिकल क्या करेंगे, वाइब्रेट करेंगे। तो उस वेव को हम क्या बोलते हैं, ट्रांसवर्स वेव बोलते हैं। लॉन्गिट्यूडिनल वेव वो होती है अगर हमारी वेव इस डायरेक्शन में जा रही है तो इसके जो मीडियम के पार्टिकल होंगे वो इसी डायरेक्शन में वाइब्रेट करेंगे, उसको हम क्या बोलते हैं, लॉन्गिट्यूडिनल वेव बोलते हैं। यानी कि द पार्टिकल ऑफ द मीडियम वाइब्रेटिंग इन द सेम डायरेक्शन इन विच वेव इज प्रोपेगेटिंग। जिस डायरेक्शन में वेव चल रही है अगर उसी डायरेक्शन में पार्टिकल वेव वो वाइब्रेट कर रहे हैं तो वो कौन से होंगे, लॉन्गिट्यूडिनल वेव। अगर उसकी परपेंडिकुलर डायरेक्शन में पार्टिकल वाइब्रेट कर रहे हैं तो वो कौन से होंगे, ट्रांसवर्स। तो हमारे पास जो साउंड वेव होती है वो कैसी वेव होती है, लॉन्गिट्यूडिनल वेव होती है। यानी कि जिस डायरेक्शन में साउंड चल रहा है पार्टिकल भी उसी डायरेक्शन में क्या करेंगे, वाइब्रेट करेंगे। ठीक है, तो ये हमारे पास होता है वेव, और वेव हमारे पास लॉन्गिट्यूडिनल वेव, और साउंड हमारे पास होती है वो लॉन्गिट्यूडिनल वेव भी होती है। नेक्स्ट है हमारे पास कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ साउंड। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ साउंड में हमारे पास क्या था कि हमारे पास जो साउंड वेव होती है, हमारे पास साउंड है वो वेव कैसे बनती है, हमें पता है कि साउंड कैसे बनता है, पार्टिकल जब क्या करता है, वाइब्रेट करता है अपनी मीन पोजीशन से बैक एंड फोर्थ। तो जब वो पार्टिकल अपनी मीन पोजीशन पे था तो वो मीन पोजीशन को कैसे रिप्रेजेंट कर दिया, मैंने इसे स्ट्रेट लाइन से रिप्रेजेंट कर दिया। उसके बाद जब वो अपनी मीन पोजीशन से डिस्प्लेसमेंट शो करता है किसी भी डायरेक्शन में, जब वो जा रहा है इस डायरेक्शन में तो मैंने कह दिया कि उसकी डिस्प्लेसमेंट बढ़ती जा रही है अपनी मीन पोजीशन से, और वो पार्टिकल मान लेते हैं मैक्सिमम यहां तक डिस्प्लेसमेंट करता है। यहां तक जाने के बाद क्या करेगा, वो वापस आ जाएगा। तो वो पार्टिकल यहां से गया और यहां पे जाके उसकी क्या हो गई, मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट हो गई। फिर वो पार्टिकल क्या करेगा, अपनी पोजीशन की तरफ वापस आएगा, यहाँ पे आएगा, यानी कि उसकी डिस्प्लेसमेंट है मीन पोजीशन से वो क्या होती गई,
कम होती गई। जब वो वापस अपनी मेन पोजीशन पे आ जाएगा, यानी कि वो यहाँ पे आ गया, फिर वो क्या करेगा, पार्टिकल बैकवर्ड डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट करेगा, यानी कि बैक डायरेक्शन में जैसे ही उसकी डिस्प्लेसमेंट बढ़नी स्टार्ट होगी, तो यानी कि उसकी डिस्प्लेसमेंट बढ़ना स्टार्ट हो गई, लेकिन अपोजिट डायरेक्शन के अंदर। फिर वो पार्टिकल मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट यानी कि यहाँ तक जाएगा, तो जहां तक जाएगा यानी कि वो पार्टिकल यहाँ तक अपनी मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट शो करता है। फिर वो यहां से क्या करेगा, अपनी मेन पोजीशन की तरफ जाएगा, तो वो मेन पोजीशन की तरफ क्या हो जाएगा, वापस से जाएगा, यानी कि मेन पोजीशन पे आ गया। इस प्रकार से वो पार्टिकल क्या करेगा, एक बार आगे की तरफ पूरी डिस्प्लेसमेंट करेगा, फिर पीछे की तरफ पूरी तरफ डिस्प्लेसमेंट करेगा, तो यानी कि एक बार वो ऊपर की तरफ, फिर यहाँ नीचे की तरफ, इस तरह से। तो ये जो ऊपर वाले कर्व्स हैं, ये क्या रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ये कर रहे हैं उसकी पॉजिटिव या डायरेक्ट डिस्प्लेसमेंट ऑफ द पार्टिकल इन फॉरवर्ड डायरेक्शन, आगे की तरफ उसकी जो डिस्प्लेसमेंट हो रही है उसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं हमारे पास ये ऊपर वाले कर्व। और ये जो नीचे वाले कर्व है, ये क्या रिप्रेजेंट कर रहे हैं, उसकी उल्टी डायरेक्शन में, यानी कि बैकवर्ड डायरेक्शन में उसकी जो डिस्प्लेसमेंट हो रही थी वो रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो जो ऊपर वाली डिस्प्लेसमेंट है इसको बोलते हैं क्रेस्ट, और जो नीचे वाली डिस्प्लेसमेंट इसको बोलते हैं ट्रफ। तो हमारे पास एक क्रस्ट और एक ट्रफ, यानी कि उस पार्टिकल की एक वाइब्रेशन, एक बार आगे की तरफ और एक बार पीछे की तरफ जाके जब वो अपनी मेन पोजीशन पे आ जाता है, यानी कि एक बार वो पूरा डिस्प्लेसमेंट कर लेता है आगे की तरफ और एक तरफ पीछे की तरफ पूरी डिस्प्लेसमेंट कर लेता है, तो उसको हम बोलते हैं वेव। तो यानी कि हमारी एक वेव कितनी होगी, एक क्रस्ट और एक ट्रफ को मिला के हमारी क्या बनेगी, एक वेव बनेगी, इसको हम बोलते हैं एक वेव। अब इस वेव के पास कुछ प्रॉपर्टी है, वो प्रॉपर्टी हमारे पास क्या क्या है, सबसे पहले आता है हमारे पास एम्पलीट्यूड। एम्पलीट्यूड हमारे पास क्या होता है कि उस पार्टिकल की अपनी मेन पोजीशन से कितनी डिस्प्लेसमेंट है। तो हमने जब देखा कि इस पार्टिकल की यहाँ पे सबसे ज्यादा डिस्प्लेसमेंट थी, तो मैं क्या बोलूंगा कि उसका एम्पलीट्यूड इतना है। अगर मैं कहूं कि उसकी यहाँ पे उसकी क्या थी डिस्प्लेसमेंट, मेन पोजीशन से कितनी थी, इतनी थी, तो उसका एम्पलीट्यूड इतना था। तो एम्पलीट्यूड क्या रिप्रेजेंट करता है, इट रिप्रेजेंट्स द डिस्प्लेसमेंट ऑफ पार्टिकल, इट रिप्रेजेंट द डिस्प्लेसमेंट ऑफ अ पार्टिकल फ्रॉम इट्स मीन पोजीशन, यानी कि मीन पोजीशन से उसकी डिस्प्लेसमेंट कितनी है वो कौन रिप्रेजेंट करता है, एम्पलीट्यूड रिप्रेजेंट करता है। यानी कि ये पार्टिकल जब यहां तक इस तरफ जा रहा था तो यहां तक गया तब उसकी डिस्प्लेसमेंट कितनी थी, यहां तक गया तब उसकी डिस्प्लेसमेंट कितनी थी, तो डिस्प्लेसमेंट को कौन रिप्रेजेंट करता है, एम्पलीट्यूड रिप्रेजेंट करता है। तो डिस्प्लेसमेंट किसमें होती है, मीटर में रिप्रेजेंट होती है, यानी कि एम्पलीट्यूड को भी हम मीटर में ही रिप्रेजेंट करते हैं। तो फर्स्ट हो गया हमारे पास एम्पलीट्यूड। सेकंड हमारे पास आता है इसके अंदर वेवलेंथ। तो वेवलेंथ हमारे पास क्या हो जाएगी, यहां से वेवलेंथ होती है कि हमारे पास इस पॉइंट से, यानी कि पूरी वेव की लेंथ कितनी है। सिंपल सी बात है, वेव यानी कि ये पूरी की पूरी वेव लेंथ, यानी कि इसकी लेंथ कितनी है, उसी को हम क्या बोलते हैं, वेवलेंथ बोलते हैं। यानी कि द डिस्टेंस बिटवीन क्रस्ट एंड ट्रफ, दोनों क्रस्ट और ट्रफ के बीच की जो लॉन्गेस्ट डिस्टेंस है उसको क्या बोलते हैं, हम वेवलेंथ बोलते हैं। या लेंथ ऑफ अ फुल वेव, पूरी वेव की जो लेंथ होगी इसको क्या बोलेंगे, वेवलेंथ बोलेंगे। या इसके अंदर दो क्रस्ट के बीच का डिस्टेंस या दोनों ट्रफ के बीच का डिस्टेंस, इसको भी वेवलेंथ बोल सकते हो। ये तीनों चीजें हमारे पास बराबर होंगी, ये वाला डिस्टेंस, ये वाला डिस्टेंस या इस पूरी वेव का डिस्टेंस, ये सारी की सारी क्या होंगी, बराबर होंगी, जिसको हम क्या करते हैं, वेवलेंथ बोलते हैं। ठीक है, तो ये हमारे पास होगी थर्ड वेवलेंथ, सेकंड वेवलेंथ। और थर्ड हमारे पास आती है फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी हमारे पास क्या होती है कि जब हमारी वेव यहां से चलेगी तो यहां से हमारे पास बहुत सारी वेव है, एक वेव ये रही, एक ये रही, फिर नेक्स्ट होगी, फिर इस प्रकार से बहुत सारी वेव होंगी। तो मैंने क्या किया, यहाँ पे एक पॉइंट ले लिया, इस पॉइंट से एक सेकंड में कितनी वेव पास हो रही है, यानी कि द नंबर ऑफ वेव्स पासिंग थ्रू अ पॉइंट इन 1 सेकंड इज कॉल्ड फ्रीक्वेंसी। एक सेकंड में इस पॉइंट से कितनी वेव पास हो रही है उसको हम क्या बोलते हैं, फ्रीक्वेंसी बोलते हैं। और फ्रीक्वेंसी को हम मेजर करते हैं हर्ट्ज में। हर्ट्ज क्या है इसका यूनिट, यानी कि एक सेकंड में कितनी वेव्स पास हो रही हैं, हम बोलेंगे कि 20 वेव्स पास हो रही हैं, तो हम बोलेंगे कि उसकी फ्रीक्वेंसी कितनी है, 20 हर्ट्ज है। तो ये हमारे पास होती है फ्रीक्वेंसी कि एक सेकंड में इस पॉइंट से कितनी वेव पास हो रही है। फोर्थ हमारे पास आता है स्पीड या वेलोसिटी। तो स्पीड और वेलोसिटी हमारे पास क्या हो जाएगा
कि हमारी जो वेव है, अब ये वाली वेव है, ये यहाँ से चली 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 यहाँ से कितनी दूर जाएगी, 1 सेकंड के अंदर। तो 1 सेकंड के अंदर जितना डिस्टेंस एक वेव कवर करती है उसको हम बोलते हैं स्पीड या वेलोसिटी ऑफ द वेव। कि हमारे पास द डिस्टेंस कवर्ड बाय अ वेव इन 1 सेकंड इज कॉल्ड स्पीड और वेलोसिटी ऑफ द वेव। उसके बाद हमारे पास कुछ रिलेशन है कि हमारी जो वेवलेंथ है, अब इसके अंदर वेवलेंथ कितनी है, हो सकता है कि कुछ हमारे पास क्या होगी, वेव इस प्रकार से होगी, उसके अंदर वेवलेंथ कितनी होगी, इतनी होगी। अब जैसे ही वेवलेंथ इसकी क्या हो गई, कम हो गई, तो हमारे पास जो नंबर ऑफ वेव्स थी वो क्या हो गई, बढ़ने गई। यानी कि हमारे पास नंबर ऑफ वेव्स बढ़ जाती है तो उसका मतलब क्या, फ्रीक्वेंसी बढ़ जाती है। तो इस वेवलेंथ और फ्रीक्वेंसी के बीच में एक रिलेशन होता है। क्या होता है कि जो हम वेवलेंथ है, ये हमारी जो वेवलेंथ है इसको हम मेजर करते हैं मीटर में, इसको डिनोट करते हैं लैम्डा से, और जो फ्रीक्वेंसी है इसको हम डिनोट करते हैं म्यू से। यानी कि जब आपके पास कहीं पर भी म्यू दे रखा है इसका मतलब आपको फ्रीक्वेंसी दे रखी है, लैम्डा दे रखा है इसका मतलब आपको कहीं पे वेवलेंथ दे रखी है। तो हमारे पास जो म्यू है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है लैम्डा की, यानी कि वेवलेंथ और फ्रीक्वेंसी एक दूसरे के क्या होते हैं, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं। यानी कि अगर किसी वेव की फ्रीक्वेंसी ज्यादा है तो उसकी वेवलेंथ कम होगी, और अगर वेवलेंथ ज्यादा है तो फ्रीक्वेंसी कम होगी। दोनों एक दूसरे के क्या है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। तो हमारे पास प्रपोर्शनलिटी का साइन हटाते हैं तो क्या आ जाता है, कांस्टेंट आ जाता है। यानी कि यहाँ पे हमारे पास कांस्टेंट लग जाएगा c, और यहाँ पे जो कांस्टेंट है इसको बोलते हैं स्पीड ऑफ लाइट, और स्पीड ऑफ लाइट कितनी होती है, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड। यानी कि आपके पास जो फ्रीक्वेंसी होती है वो c/λ, स्पीड ऑफ लाइट डिवाइड में वेवलेंथ होती है। अब ये वेवलेंथ यहाँ पे डिवाइड में थी, यहाँ पे जाके क्या हो जाएगी, मल्टीप्लाई में हो जाएगी। यानी कि किसी भी वेव की आपके पास जो फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ होती है वो दोनों का मल्टीपल क्या होता है, कांस्टेंट होता है। वो कांस्टेंट होता है c के बराबर, स्पीड ऑफ लाइट के बराबर। फिर नेक्स्ट हमारे पास आता है इसके अंदर एक टर्म टाइम पीरियड। तो टाइम पीरियड हमारे पास क्या होता है, तो अभी हमने कहा कि यहाँ से 1 सेकंड के अंदर कितनी वेव पास हो रही थी, वो क्या थी, फ्रीक्वेंसी। तो हमारे पास एक वेव को इस पॉइंट से पास होने में कितना टाइम लगा, यानी कि द टाइम टेकन बाय दिस वेव टू पास दिस पॉइंट। यानी कि 1 सेकंड में जितनी वेव पास हो रही थी वो फ्रीक्वेंसी। अब एक वेव को पास होने में कितना टाइम लग रहा है, उसको क्या बोलेंगे, टाइम पीरियड बोलेंगे। तो टाइम पीरियड और हमारे पास जो फ्रीक्वेंसी है वो एक दूसरे के इनवर्सली प्रोपोर्शनल नहीं हो गए, उल्टा नहीं हो गया कि 1 सेकंड में जितनी वेव पास होंगी वो फ्रीक्वेंसी, और एक वेव को पास होने में जितना टाइम लगेगा वो टाइम पीरियड। तो टाइम पीरियड होता है मेरे पास 1/म्यू, यानी कि 1/में फ्रीक्वेंसी। तो ये होता है मेरे पास कि कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ साउंड। फर्स्ट आता है एम्पलीट्यूड, फिर आता है मेरे पास वेवलेंथ, फिर आता है फ्रीक्वेंसी, स्पीड, वेलोसिटी, टाइम पीरियड, और हमारे पास एक रिलेशन आता है फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ के।